Hello students, welcome back to YouTube channel of toppercbse.com. Today we are going to start our lecture number 17th. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से गोस थ्योरम की हेल्प से इनफाइनाइट चार्ज शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। तो जैसा कि आपको पता है, अपना जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम करने लग रहे हैं और हम इसके अंदर ऑलमोस्ट एंड में आ चुके हैं। अब अपने दो टॉपिक्स रहे हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। एक आज के लेक्चर में हो जाएगा और एक नेक्स्ट के लेक्चर में देखेंगे। तो फील्ड ड्यू टू चार्ज इनफाइनाइट शीट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में टू शीट्स के लिए कैलकुलेट करेंगे फील्ड कैसे निकालते हैं, और उसके बाद में फिर इसी फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट शीट, यानी कि आपके सामने एक ऐसी शीट होगी जो इनफाइनाइट साइज की होगी और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया होगा। तो ये मान लेते हैं ये एक शीट है जो इनफाइनाइट साइज की है। हालांकि आपको इसकी बाउंड्री नजर आने लग रही है, बट इसको आपने मान लेना है कि ये इनफाइनाइट साइज की है और इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया गया है। और आपको पता है सीट तो एक एरिया की फॉर्म में होती है, तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी ली जाएगी वो सिग्मा की फॉर्म में होगी, यानी कि सिग्मा विल बी द चार्ज डेंसिटी। अब आप देखिए हमें क्या करना है, इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं। देखो वैसे तो एक पॉइंट कंसीडर कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो मान लेते हैं यहाँ ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट P पे आपने इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है कि सीट जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी कैसा बनेगा, दोनों तरफ यूनिफॉर्म बनेगा। और उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस चार्ज सीट। अब इस पॉइंट P पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है आप इसके राइट हैंड साइड में लो, ये सेम पॉइंट आपका कहाँ हो सकता है, इसके बैक साइड में भी हो सकता है, या हम ऐसे बोल दें इसके लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। तो दोनों तरफ जो पॉइंट है वो कहीं भी लिया जा सकता है, बट कंडीशन क्या है कि शीट से पॉइंट P की डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल होगी। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है हम गॉस थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। और गॉस थ्योरम का यूज़ करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना है और कुछ इस तरह से इमेजिन करना है कि गॉसियन सरफेस के ऊपर ये पॉइंट P चाहे लेफ्ट वाला हो चाहे राइट वाला हो, गॉसियन सरफेस के बिल्कुल ऊपर आने चाहिए। तो मानते हैं गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा, ये देखो ये हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है। अब आप सोचोगे ये ऐसे कैसे इमेजिन किया, सिंपल सा केस है, हमने क्या माना, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इनके बिल्कुल ऊपर आ जाएं। अब देखो हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को लेके चलते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को भी बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको पता है गॉस थ्योरम की वजह से, आपने गॉस थ्योरम पढ़ी है, गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ओवर ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, E.ds का इंटीग्रल। तो वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू द 1/ε टाइम्स ऑफ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो अब ये आपने जो क्लोज सरफेस माना है तो ऑब्वियसली बात इसके अंदर कोई ना कोई चार्ज तो इनक्लोज होगा। तो ये देखिए ये जो इतना इतना एरिया आपको नजर आने लग रहा है, ये वाला जो एरिया है किसके अंदर आता है, ये सिलेंडर के अंदर आने लग रहा है, बाकी जो सीट का पार्ट है वो सिलेंडर से बाहर है। अब इस एरिया पे टोटल चार्ज कितना है वो डिपेंड करता है इसका एरिया कितना है। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये टोटल जो सर्कुलर आपको नजर आ रहा है ये S मान लेते हैं, S इज द एरिया। इसके पास चार्ज है वो कितना माना आपने, Q माना है। और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आपको पता है चार्ज बाय एरिया। तो यहां से आपने क्या देखा, Q की वैल्यू आ चुकी है आपके पास सिग्मा इंटू S। ये तो आपने एक पॉइंट अभी यूज करना है आगे, इसको हम एक बार साइड में रख लेते हैं। अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है हम क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। तो ये मैंने एक स्मॉल एरिया यहाँ कंसीडर किया, इसी तरह से एक स्मॉल एरिया यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। स्मॉल एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ds से। और आपको पता है एरिया वेक्टर कैसे होते हैं, एरिया वेक्टर आउटवर्ड होते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये देखिए ये जो सरफेस आपका है इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर काम करेगा,
इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर काम करेगा, क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं। अब आप बताइए ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया वेक्टर कैसे काम करेगा? अगर यहाँ ds ले लेते हैं हम तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरह से काम करेगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। अब देखिए ये जो ई ds इंटीग्रल आपने लिया है ओवर क्लोज लूप यानी क्लोज सरफेस के लिए, ये है कंप्लीट सिलेंडर के लिए। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस कंप्लीट फ्लक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे पार्ट्स में? ये सरफेस नंबर 1, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 2, ये ऐसे कुछ नजर आएगा इस तरह से, और ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसको नंबर 3 मान लेता हूं मैं। तो ई ds को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कैसे? ई डॉट ds फर्स्ट सरफेस के लिए प्लस ई डॉट ds सेकेंड सरफेस के लिए प्लस ई डॉट ds थर्ड सरफेस के लिए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q बाई एप्सिलॉन नोट। Q की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है जस्ट अभी? सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नोट। अब ये देखो 1 बाय 1 चेक करते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड सरफेस को। देखो फर्स्ट सरफेस पे बात करते हैं तो ये देखिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस और ये एरिया वेक्टर दोनों के बीच में कितना एंगल बनने लग रहा है? थीटा 0 बनने लग रहा है। तो यहाँ जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या लगेगा? कोस थीटा लगेगा, और कोस थीटा यानी कि कोस 0 डिग्री लगेगा। मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड मानना हुआ आपने इस पॉइंट पे, ds इंटीग्रेशन कोस 0 डिग्री प्लस ये आपका फर्स्ट सरफेस। अब बात करते हैं सेकंड सरफेस की। सेकंड वाला ये रहा, ये भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका एरिया वेक्टर भी किस तरह से है? बाहर की तरफ काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो और इस एरिया वेक्टर दोनों को देखो सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ भी थीटा कितना काम करने लग रहा है? 0 डिग्री। तो आपका सेकंड सरफेस है उसके लिए भी कोस 0 डिग्री आएगा, ई ds कोस 0 डिग्री प्लस। अब बात करते हैं थर्ड सरफेस की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ जाने लग रहा है और ds ऊपर की तरफ है, तो कितना एंगल बनने लग रहा है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। इसका मीनिंग क्या हुआ? थर्ड पार्ट के लिए ई ds कोस कितना आ जाएगा? 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके चल रहा है? ये सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नोट। अब देखो अब अपना काम ऑलमोस्ट सोल्व हो चुका है। कैसे? कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0। तो ये देखो यहाँ से क्या आएगा, इसको थोड़ा इधर ले लेते हैं हम। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds ओवर फर्स्ट सरफेस प्लस ई ds ओवर सेकेंड सरफेस इज इक्वल टू आ चुका है सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नोट। देखो दोनों में ई कॉमन लिया और जब ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया बन जाएगा, और पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया का आपने क्या माना था? अभी S माना था। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा ई एस प्लस ई एस इज इक्वल टू सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नोट। तो आपने क्या देखा? 2 ऑफ ई एस इज इक्वल टू आ चुका है सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नोट। देखो S से S कैंसिल आउट होने लग रहा है, तो यहाँ से देखा आपने कि E की वैल्यू जो आने लग रही है वो क्या आ रही है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। यानी कि सीट के किसी भी तरफ हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट। अब ये देखिए ये जो पॉइंट की डिस्टेंस थी, ये जो पॉइंट आपने लिया था, इस पॉइंट की डिस्टेंस अगर r मानते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो r का कोई रोल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सिग्मा पे डिपेंड करने लग रहा है। तो आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट की वजह से वो हमेशा उसकी चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, न कि पॉइंट P पर कि वो कितना दूरी पे है। क्योंकि सीट आपकी कैसी है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट होगी तो पॉइंट P चाहे कितना ही दूर ले लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक जरूर पहुंचेगा और वो हमेशा क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है चार्ज डेंसिटी ऑफ द सीट। तो ये था आपका टॉपिक, बिल्कुल आसान था, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। पर आपको पता है टॉपिक करने के बाद अगर न्यूमेरिकल ना करे तो कुछ मज़ा नहीं आता। तो हम आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स को कैसे देखना है। तो यहाँ पर आपका है कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 27। ये कॉन्सेप्ट बूस्टर क्या कहते हैं? अगर आपको कॉन्सेप्ट बूस्टर माइंड में फीड कर लिया आपने तो न्यूमेरिकल्स तो आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। कैसे देखते हैं? देखो ये आपके पास सिचुएशन है, ये आपकी इनफाइनाइट सीट है
और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ लगेगा, रेडियली आउटवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को चेक करना है और आपको ये बता दिया जाए कि इसकी डिस्टेंस कितनी है r। तो अभी आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इस r का तो कोई रोल ही नहीं है, तो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहाँ पर r की वैल्यू गिवन होगी 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो आपने उस r को कंसीडर ही नहीं करना, आपने उसको भूल जाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपने सिग्मा की वैल्यू चेक करनी है, 2 एप्सिलॉन नॉट की चेक करनी है। एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू पता ही है आपको, सिग्मा चेक करना है। और काफ़ी बार ये भी होगा कि सिग्मा डायरेक्ट गिवन नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, वो इस सीट का कुछ पार्ट बता देगा। कैसे, ये ऐसे कह देगा कि इसका एरिया है कुछ और उसके ऊपर इतना चार्ज है। तो आपने क्या करना है, सिग्मा किस जगह पुट करना है, Q बाय ए, और फिर उसको डिवाइड कर देना है 2 एप्सिलॉन नॉट से। यानी कि डायरेक्ट सिग्मा भी गिवन हो सकता है या सिग्मा की बजाय चार्ज बाय एरिया, यानी कि चार्ज और एरिया अलग अलग भी गिवन हो सकता है। तो दोनों एक ही बात है। सेकंड केस क्या बन सकता है, सेकंड केस ये बन सकता है कि सीट के सामने एक चार्ज रख दिया जाए, जैसे सीट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, और सामने चार्ज रखा है वो नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव में तो अट्रैक्शन होगी, ठीक है ना। तो कितनी अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, ये अट्रैक्शन इस तरह से काम करेगी। तो ये अट्रैक्शन है, इसको हम क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो इस F की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे, F की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फिर हम, आपको पता है फोर्स इजिकल टू क्या होता है, Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में आपने पढ़ा था। और E की वैल्यू आपको बिल्कुल पता है, E तो जस्ट बार बार लिखने लग रहे हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से आप F की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है, आपको Q की वैल्यू पता होनी चाहिए, सिग्मा की वैल्यू पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट तो ऑलरेडी नोन होता है। अब आता है थर्ड केस। अभी तो आपने क्या देखा सेकंड में कि यहाँ नेगेटिव चार्ज रखा है, मान लो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा है। तो पॉजिटिव चार्ज रखा है और सीट भी कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ एक अलग पॉइंट आता है, क्या आता है, हम इस चार्ज का मास भी कंसीडर कर लेते हैं। अगर इस चार्ज का मास m मान लेते हैं तो आपको पता है किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा किस तरफ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। और वेट का फॉर्मूला कितना होता है, mg, ठीक है ना। अब ये देखो, इस चार्ज बॉडी का वेट तो चाहता है कि नीचे चला जाए, बट सामने जो सीट है वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव को पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसके चार्ज के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगेगी, जो इस mg के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये देखो, ये वाली जो फोर्स है, ठीक है ना, ये किसकी वजह से, ये है चार्ज सीट और चार्ज के अंदर रिपल्सन की वजह से, F यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस चार्ज को हम Q मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E मान लेते हैं, तो आप क्या देखोगे, आपको ये मिलेगा, आपको पता है क्या मिलेगा, अब कंडीशन क्या मिलेगी, आपको कंडीशन ये मिलेगी कि मान लो ये चार्ज अपनी जगह से हिलता नहीं है, ना तो ये ऊपर की तरफ जाने लग रहा है ना नीचे की तरफ जाने लग रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग तो एक ही है कि नेट जो फोर्स है ऊपर की तरफ वो होगी इक्वल नीचे की तरफ लगने वाली फोर्स, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो इस कंडीशन का आपने यूज कर लेना है। देखते हैं न्यूमेरिकल्स, इन्हीं को हम न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट करते हैं, और न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मैथमेटिकल वैल्यू का भी पता लग जाएगा। जैसे ये देखिए, वही कंडीशन है, यहाँ पर आपके सामने चार्ज सीट है, ये पॉइंट P है। अब ये क्या बोल रहा है, ए चार्ज ऑफ दिस, देखो ये रहा, एक चार्ज है, इसकी वैल्यू ये है, यानी कि Q की वैल्यू गिवन आपको, ये Q बन गया, इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए लार्ज शीट ऑफ एरिया, देखो आपको एरिया गिवन है, ये एरिया बन गया। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओ, ये 8 आएगा यहाँ, एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट इन एयर, 20 सेंटीमीटर के गैप पे, यानी कि ये वाला जो गैप है, ये वाला सीट से ये आर, ये कितना है 20 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था, ये आपके मजे ले रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। आर की वैल्यू 20 और 30 हो, हमें कोई लेना देना ही नहीं है इससे। तो आपने क्या करना है, ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी आपको सिग्मा तो नहीं गिवन, बट आपको चार्ज गिवन है, एरिया गिवन है, तो आप क्या करोगे, चार्ज को एरिया से डिवाइड करो, Q बाय ए, और ये आपका 2 एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से आपने क्या देखा, ये आ जाएगा 2 Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए।
ई की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी थी, क्यू आपको गिवन है, सब कुछ गिवन है, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जैसे क्यू कितना है, क्यू की वैल्यू है 17.7 इंटू 10⁻⁴ कूलम, डिवाइडेड बाय, आगे कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻12, जो भी यूनिट है इसकी, इंटू एरिया, एरिया कितना था 200 मीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें कोई ऐसी चीज़ दिक्कत आई नहीं कि इसको हमने सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट करना, सब कुछ सीजीएस में गिवन है। इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएगी ई की, इट विल कम आउट 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बिल्कुल इजी था। अब देखते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ दिस वैल्यू। देखो ये चार्ज है आपका, ये नेगेटिव में दिया हुआ है, याद ध्यान से देखना आप, नेगेटिव है, देखो ये इज प्लेस्ड क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग ए चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस, ये वैल्यू है चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा, ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द प्लेट, प्लेट और पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करनी है। तो देखो वही कंडीशन दोबारा से आ गई, इस पर कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगी, डाउनवर्ड काम करेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, सीट सामने पॉजिटिव है। और एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ई इंटू ई, ई का मीनिंग क्यू, यहाँ पर चार्ज आपका क्यू है, नेगेटिव हमने अट्रैक्शन में काउंट कर लिया, आपने अट्रैक्टिव फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ काम करेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने क्या करना है, अभी तो बताया था मैंने आपको, एफ की वैल्यू निकालनी है, एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई, ई की जगह क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन सब की वैल्यूज को पुट करना है। क्यू, क्यू कितना गिवन आपको 2 इंटू मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम इंटू सिग्मा, सिग्मा कितना है 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12। इसको आप सोल्व आउट करोगे, इट विल कम आउट अप्रोक्सीमेटली 0.45 न्यूटन। तो इस तरह से आपने फोर्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस फार्मूला। अब देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड न्यूमेरिकल में, ए पार्टिकल ऑफ मास दिस, देखो पार्टिकल का मास गिवन है, ये हो गया m, देखो ग्राम में दिया हुआ, याद रखना है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। इज प्लेस्ड क्लोज टू ए नॉन कंडक्टिंग प्लेट हैविंग ए सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस, यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है सिग्मा, सिग्मा भी आपके पास आ गई। व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल, यानी कि वो थर्ड कॉन्सेप्ट आ चुका है। देखो कैसा, ये रहा, ये आपके सामने चार्ज शीट है, इसके ऊपर की तरफ चार्ज रखा आपने क्यू, ये कह रहा है व्हाट चार्ज, यानी कि ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये चाहते हैं कि ये अगर इस चार्ज को छोड़ दिया जाए, यहाँ से रिलीज कर दिया जाए, तो नीचे की तरफ ना गिरे ये, तो ये तभी पॉसिबल है। मैंने आपको बताया कि इसका जो वेट है mg और इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन यानी कि F, जिसकी वैल्यू क्या होगी Q इंटू ई, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो, तो यानी कि Q E इज इक्वल टू किसके रखोगे आप, mg के, ठीक है ना। तो आपके पास Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg डिवाइडेड बाय E, ठीक है ना, mg डिवाइडेड बाय E, E की जगह आपने क्या रखा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझते हो इस बात को, तो 2 ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, mg डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब सब कुछ सोल्व हो गया आपके पास, 2 एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू m कितना है 9 इंटू, अब ध्यान से किस में है ये, ग्राम में, किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁸ किलोग्राम में हो गई, इंटू जी की वैल्यू ले लेते हैं 9.8, 10 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू कितनी गिवन है चार्ज डेंसिटी की 5 इंटू 10⁻5। अब सब वैल्यू पुट किया आपने, इसको सोल्व करना है, सोल्व करने के बाद में ये आ जाएगा 3.12 इंटू 10⁻13 कूलोम, तो ये पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, ऑब्वियस ही बात है, ये तो हम समझते हैं इस बात को। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 17, जिसमें बिल्कुल आसान तरीके से हमने देखा कि किसी भी चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि इस तरह की दो सीट्स को अगर एक साथ रखा जाए एक दूसरे के आमने सामने तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा दोनों सीट्स के बीच में या दोनों सीट्स के लेफ्ट या राइट साइड में।